हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा जो है सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 के बैच का हमारा फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर चालू है, वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसका हमारा 5वां पॉइंट जो है इन्फोर्सिंग द लॉ। अब लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज हम लोग देख रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में देखा था एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। कल हमने उसके डिपार्टमेंट्स देखे थे, ठीक है। और अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये मिनिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सीए, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा काम रहेंगे कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा काम सीए को करने पड़ता है। ऑडिट से लेके उसके रिटर्न से लेके हर एक चीज जो है वो सीए ही करता है, ठीक है। सीए इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पर्सन अ कंपनी मीट्स फॉर देयर ऑल द इसेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड रहो, कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड रहो, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजों के लिए आपको सीए ही लगता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। इट इज कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, फिर कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना वाला कंपनीज एक्ट था वो भी, उसमें भी रेगुलराइजेशन का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम इसका ही है, ठीक है। उसके बाद एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो 2008 में आया था, उसके बारे में भी, उसका भी रेगुलराइजेशन करना, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना, ये सारे चीजों से कंसर्न जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही है। साथ ही साथ 2016 में, मतलब अभी लेटेस्ट में वो एक्ट आया है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये भी एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इसके लिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए, क्योंकि कौन सी कंपनी का दिवाला निकल गया, कौन सी कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, बहुत सारे लोन्स है, ये सारी चीजें देखने के लिए भी एक प्रॉपर एक्ट आया हुआ है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो जितने भी एंटरप्राइजेस है, ठीक है, कौन से एंटरप्राइजेस आते हैं उसमें, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे जो भी एंटिटीज है, जितने भी एंटरप्राइजेस है, ठीक है, ये सबका इंडस्ट्रियल रहो या सर्विस सेक्टर का रहो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते रहो या सर्विस प्रोवाइड करते रहो, वो सारे के सारे जो है ये कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ही आते हैं, ठीक है। ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट थोड़ा अलग इसमें आता है, ट्रस्ट कलेक्टर के अंडर आता है, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स आईसीएलएस जो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के अंडर सिलेक्ट होते हैं, जो यूपीएससी की एग्जाम ही कंडक्ट करती है, ठीक है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बिगेस्ट सर्विस कमीशन है, जहाँ पे आप लोग आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स यही से अपॉइंट होते हैं। तो ये सेम एग्जामिनेशन से ही इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज जो है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही एग्जाम्स होती है, उसके थ्रू उनको सिलेक्ट करते हैं। और वो जो है दे आर हेडेड बाय द हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो डीजीसीए, सीओए, ठीक है। तो डीजीसीए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल बी हेड ऑफ दिस, ये पूरे सिविल सर्वेंट्स का वो हेड रहेगा, और वही पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो चलाएगा, ठीक है। अब इस मिनिस्ट्री के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आया है नया नया, जो 2016 में आया है, ये एक्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है, विच वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन 5th of May 2016। 2016 में 5 मई को ये पास किया गया है लोकसभा में, और उसको पब्लिश कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिश, मतलब कब से स्टार्ट होना है, 1 अक्टूबर 2016 से, ठीक है। तो जब हमने पहले देखा था कि प्रोसीजर ऑफ लॉ में, ठीक है, तो ये 2016 का जो एक्ट है, ठीक है, तो इसके थ्रू एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना था, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। तो इसका रेगुलराइजेशन का क्या काम है, इट रेगुलराइजेस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनकी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है, दे आर दी हाईली प्रोफेशनल पीपल हु आर देयर, हु आर
लाइक वो उनको सिलेक्ट किया जाता है बाय गिविंग एन एग्जामिनेशन, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वो ट्रेनिंग होने के बाद वो लोग जो है दे कैन लिक्विडेट द कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करना है, कंपनी को अगर लिक्विडेट करना है मतलब कि अगर कुछ डेट है, कुछ अगर उनके ऊपर कर्जा है, कंपनी बंद पड़ने वाली है, तो कंपनी का पूरा जो भी चीजें हैं वो खत्म करने के लिए जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स काम आते हैं, ठीक है। उनकी एजेंसीज भी होती है और एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का एक ये होता है एक रजिस्टर की तरह, मुझे मतलब एक ऐसे समझ लो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है कि किसके पास कितना कर्जा है, किसने कितना कर्जा चुकाया है, इज दैट पर्सन रेगुलर, ठीक है। तो ये डेट के इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में। उसके बाद इट कवर्स ऑल दी एंटिटीज, इसके अंडर सारी की सारी एंटिटीज आएंगी। कौन सी एंटिटीज आएंगी? कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, LLPs एक्सेट्रा, जो भी चीज है, जो भी सारे एंटिटीज है वो सारी एंटिटीज, ठीक है। तो ये सारी एंटिटीज इसके अंडर आएंगी, ये पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, IBBI के अंदर, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसीडिंग्स, ये एक्ट जो है, ये एक्ट क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, किसी कंपनी के ऊपर रहो या कोई इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर रहो, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर रहो, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है ये सिंप्लीफाई होनी चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर देते हैं, एक शॉर्ट प्रोसीजर देते हैं, ताकि मिनिमम 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर वो पूरी की पूरी जो केस है, प्रोसीडिंग है, वो खत्म हो जाए। अब क्या होता है ना कि कोर्ट के पास ही अगर हर चीज चली जाएगी, ठीक है, कोर्ट के पास अगर हर एक केस चली जाएगी तो कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ेगा, इसलिए हमने बनाया है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स जो स्पेसिफिक उसी टॉपिक के ऊपर केसेस देखते हैं, जैसे कि NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी से रिलेटेड कोई भी इशू रहो, कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर रहो, वो NCLT के पास चले जाएगा, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर ये दो ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, और ये दो ट्रिब्यूनल्स में ही सारे के सारे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ठीक है। तो वो है एक NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और दूसरा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो हमारे पास ही में नागपुर शहर में आपको दिखेगा, ठीक है। ये मुंबई में भी है, ये मुंबई में है, ये मुंबई और नागपुर दोनों पे है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कोई भी तरह का डेट रहो, कोई भी तरह का लोन रहो, वो उसको आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सब तो ठीक है, प्रोसीडिंग कैसी चलती है, क्या चलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रोसीडिंग होने के बाद जो पनिशमेंट मिलती है, उसमें जो प्रिजन्स यूज होते हैं, उसका क्या? तो उसके लिए हमको और एक मिनिस्ट्री के बारे में बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। अब ये हमारे CS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हम जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी है, प्रिजन्स है, पुलिसेस है, ठीक है, वो सबका यूज हमें भी होता है, क्योंकि क्या है कि डेट रिकवरी के बाद है ना, कंपनी को जरूरत पड़ती है, कंपनी के, या फिर इवन CS को भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है पुलिसेस की, है ना। हमको पूरी पावर चाहिए ना, क्योंकि अगर कंपनी ये हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर होम अफेयर्स, वो ही इसको, ये मिनिस्ट्री को संभालते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, ऑलमोस्ट 6 डिपार्टमेंट्स है, वो अपन देखेंगे एक एक करके। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर को मैनेज करने का काम, बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम, फॉर एग्जाम्पल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट करता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे कि IPS जो रहते हैं, IPS ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स, ठीक है, उनको अपॉइंट करना, उनको पोस्टिंग देना, ये सारे काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, उनका मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था,
ठीक है। तो वो स्पेशल स्टेटस हटने के बाद जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो उस वहां पे भी कुछ अलग तरीके की सिक्योरिटी वहां पे लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्टेट था वो। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स का भी एक डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है। उसके बाद में आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ होम में आपको प्रिजन्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी जेल है उनके उनका रेगुलराइजेशन, वो सारे के सारे जेल्स जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल जेल, ठीक है। तो जितने भी जेल्स है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ होम के अंडर आते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स को रेगुलराइज करने के लिए, स्टेट्स का और सेंट्रल का रिलेशंस मेंटेन करने के लिए जितने भी चीजें हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स देखता है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे रोजमर्रा के काम के लिए, क्योंकि हमको जो भी काम होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करते हैं, या फिर कोई ऑफिसर से बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की एज एट द यूनियन लेवल, वो है हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हर स्टेट की अपनी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। वो भी सारे इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना हर एक स्टेट का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, एक या दो, कुछ कुछ भी, जितने उनको सही लगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो भी वो लैंग्वेजेस में बात करती है, वो लैंग्वेजेस उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आते हैं सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन ब्यूरो। कोई भी चीज़ें ट्रांसलेशन करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है, तो ये सेंटर के पास जाता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के ही सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता है ना। कोई भी अगर लॉ है, कोई भी अगर एक्ट है, वो मराठी में भी आएगा, वो हिंदी में भी आएगा, वो इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन ब्यूरो उस पर काम करती है। उसके बाद में सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हिंदी के लिए भी ट्रेनिंग देने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो भी ये डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। क्योंकि हिंदी के बारे में ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ना। अब बाहर के लोग रहे, एम्बेसी के लोग रहे, या फिर इवन इंडिया के लोग रहे जिनको हिंदी सीखने की ज़रूरत है, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको रिसर्च हिंदी के ऊपर और कुछ रिसर्च है, वो भी सारी चीज़ें कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशंस जो है मतलब कितनी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज ऑफ पीपल यहाँ पे है इंडिया में। समझ लो कि ये लैंग्वेज बोलने वाले, मराठी लैंग्वेज बोलने वाले इतने परसेंट लोग हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले इतने परसेंट लोग हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले इतने परसेंट लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमको ये सेंसस ऑपरेशंस वहाँ देखा जाता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये सारी सारी जो चीज़ें हैं वो हमको इस पूरे मिनिस्ट्री ऑफ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हमको ये मिनिस्ट्रीज वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, बिकॉज दो आपको लग रहा होगा कि हमको क्या काम है ये सब मिनिस्ट्रीज का, क्योंकि ये एक सीए के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीए के कोई भी लाइफ के डिसीजंस जो है, कोई भी कंपनी को लेके डिसीजंस है, या फिर इवन उनके करियर को लेके डिसीजन है, आप सीए बनने के बाद ये सारे मिनिस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो इन सारे मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दैट्स वाई यू नीड टू लर्न ऑल दिस मिनिस्ट्रीज वगैरह, ठीक है। तो हम लोग इसी पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम और एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री देखेंगे और कुछ डिपार्टमेंट्स देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।